ट्वेल्थीज, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आपकी बोर्ड की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है। पूछो क्या क्या मिलेगा इसमें। देखो भाई, इसमें आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, प्लस आपको बाहर से कितनी प्रिपरेशन करनी है वो भी इस वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। बट जस्ट वेट एंड वॉच, और बाकी इस क्वेश्चंस को भी आप ध्यान से देखते रहिए जो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला चैप्टर में हम टोटल 10 to 15 क्वेश्चंस लेंगे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। गाइस देखो, इस चैप्टर में बेसिकली कॉन्सेप्ट मेन है, जैसा कि मैं पहले से बताती आ रही हूँ। कॉन्सेप्ट और रूल्स वगैरह प्लीज़ पक्के कर लो अगर आप चाहते हो कि आप 90+ स्कोर करो अपने बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो देखो, इस चैप्टर में मेन क्या है। इस चैप्टर में मेन है हमारे रिलेशंस, हमारे फंक्शंस, किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी ये सारे, पहली चीज़ तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से उठा रही हूँ, तो प्लीज़ अपनी बुक को साथ में खोलते रहो कि कौन कौन से एक्सरसाइज से कौन कौन सा क्वेश्चन उठाया जा रहा है। प्लीज़ उसे इंपॉर्टेंट IMP डॉट करके टिक कर लो ताकि आप उसकी प्रिपरेशन अपने पेपर से पहले तक तो कर सको, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट रियल नंबर डिफाइंड एज दिस। आपको एक रियल नंबर का सेट दिया जिसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। तो हमें क्या शो करना है कि ये सेट जो है, ये सेट जो है वो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। देखो, इसमें सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, सॉल्यूशन खुद से निकालो। ये सिर्फ क्वेश्चंस है कि कौन से इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसे टिक कर लो और प्रैक्टिस करो। इफ़ यू वांट कि आप इसके भी आंसर्स चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखना कि हमें इसके आंसर्स चाहिए, देन फिर आपके लिए इनके पर्टिकुलर आंसर्स की वीडियो भी बनाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भाई, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि ए अगर बिलोंग कर रहा है हमारे सेट को, देन बी भी बिलोंग करना चाहिए हमारे सेट को, देन सी भी बिलोंग करना चाहिए सेट को। एट द रेट के कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हमारे सेट में हैं, हम उसको क्या बोलेंगे कि वो हमारे सेट में बिलोंग करने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ सेट में। दैट्स कॉल्ड अवर रिफ्लेक्सिव। व्हाट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है। देखो, सिमेट्रिक का मतलब होता है 2 एलिमेंट्स, 1 और 2। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है हमारे सेट में, दैट इज कि बी और ए भी हमारे सेट में बिलोंग करना चाहिए। देखो, रिफ्लेक्सिव में क्या बोला, रिफ्लेक्सिव में बोला कि अगर ए बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर में, यानी हमारे सेट में, तो बी भी हमारे सेट में बिलोंग करना चाहिए। एट द रेट कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं हमारे सेट में, वो हमारे टोटल नंबर ऑफ सेट में बिलोंग करने चाहिए, उनका सेम, जैसे 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, वैसे ही ए बी बी, सी डी, ऐसे करके वो हमारे सेट में बिलोंग करने चाहिए। अगला है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या बोला है कि आपका अगर फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट अगर बिलोंग कर रहे हैं तो दैट मीन्स उसके अपोजिट भी बिलोंग करेंगे। मतलब अगर 1 2 बिलोंग कर रहे हैं तो 2 और 1 भी बिलोंग करेंगे, तो वो होता है हमारा सिमेट्रिक। व्हाट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, बी सी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, तो ए सी भी बिलोंग करेगा रियल नंबर में। मतलब ए अगर बी का फ्रेंड है, बी सी का फ्रेंड है, तो कंपलसरी है कि ए को भी सी का फ्रेंड होना होगा, ठीक है। तो इसमें हमें ये चीज़ें शो करनी है कि ये वाला सेट इन तीनों कंडीशंस को नेग्लेक्ट करता है, ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है। देन सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट इज दिस एज दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखो बच्चों, आपको क्या है, आपको पहली चीज़ इसमें क्या पक्की करनी है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं है। इन क्वेश्चंस को शो कर सकता है, ये क्वेश्चन शो करने वाला आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। प्लीज़ नोट डाउन करो कि पहली चीज़ तो हमें ये पक्की करनी कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव वाला कॉन्सेप्ट कि वो है भी या वो नहीं भी है। डिपेंड ऑन दी क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या पूछता है, कि हमें बताना है कि वो है क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और ये कि वो नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चंस में भी सेम वही बात कही कि इसमें भी बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है। पहले वाले में नहीं था, इस वाले में है, तो भाई ये क्वेश्चन तो तुम कर सकते हो। ये वाले 2 कॉन्सेप्ट तो पक्के हो गए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है।
तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए इज दिस गिवन बाय ए बी मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। गाइस व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है जो चीज़ सिमेट्रिक, जो चीज़ रिफ्लेक्सिव, जो चीज़ ट्रांजिटिव, तीनों कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई कर दे वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। मतलब जो तीनों हमारी कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर लेता है दैट इज कॉल्ड अवर इक्विवेलेंस रिलेशन। तो शो करने की ये एलिमेंट आपको दिए हुए हैं, ये हमारे इससे रिलेटेड होंगे और ऑल द एलिमेंट्स 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट 1 3 5 इज रिलेटेड ऑफ 2 एंड 4। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है पर ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है हमारी इस एक्सरसाइज का, तो प्लीज़ इसे भी अपना पक्का कर लेना। देन कह रहा है शो दैट एफ नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है हमारा फंक्शन विच इज़ गिवन बाई कि अगर x प्लस 1 है तो वहाँ पे x ऑड होगा, अगर x माइनस 1 है तो x इवन होगा। ये ऑन टू भी है और ये क्या है, ये 1 1 भी है। तो हमें ऑन टू और 1 1 दोनों को प्रूव करना है, ठीक है। तो 1 1 और ऑन टू क्या था, देखो भाई 1 1 में हम सीधा बोलते हैं कि एफ एक्स है इज इक्वल्स टू एफ वाई वेयर एक्स इज इक्वल्स टू वाई। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं तो वो हमारा ऑन टू होता है। 1 1 क्या होता है, 1 1 होता है कि आपको एफ एक्स को y के इक्वल लाना होगा, वो हमारा ऑन टू का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन, एक तो भाई रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, दोबारा से बता रही हूँ, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव को प्रूफ करना, प्रूफ मीन्स क्वेश्चन में बताना कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है, या इसका उल्टा कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, वो सिमेट्रिक नहीं है, वो ट्रांजिटिव नहीं है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ आपको ऑन टू 1 1 में अपनी पक्का कमांड जो है बनानी है कि ऑन टू फंक्शन को प्रूव करो कि ये फंक्शन मेरा ऑन टू है, ये फंक्शन मेरा 1 1 है, ठीक है। और तीसरी चीज में कह रहा है प्रूव दैट द इंटीजर फंक्शन एफ आर बिलोंग्स टू आर गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ एक्स इज नेदर ऑन टू और 1 1। देखो ये वाले दो इंटर रिलेट है और ये वाले दो इंटर रिलेट है, बस अपोजिट पूछा है कि वो 1 1 ऑन टू को आपने बताना है कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, और दूसरा बताना है 1 1 ऑन टू नहीं है। तो ये कुछ 5 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको अपनी कमांड पक्की करनी होगी। कौन कौन से, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव वाले क्वेश्चंस हैं वो, और हमारे कौन से इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब जिसमें ये तीनों को प्रूव करना है वो, ये 2 हो गए। तीसरी चीज़ है हमारी कौन सी, 1 1 और ऑन टू, हमें 1 1 और ऑन टू को प्रूव करना है, ये वाला क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ अभी आपको अगले में मिलेगी कि पहले से नोट डाउन कर लो कि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दैट हम अपना आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए जल्दी, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए, देन मूव ऑन टू दी नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। हमारे अगले 5 क्वेश्चन किस पे बेस्ड हैं, देखो ये भी हमारे 1 1 और ऑन टू पे बेस्ड है। अभी हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट देख लिए, 1.2 के देख लिए, ये भी हमारे 1.2 का ही एक पार्ट है, मतलब जहाँ पे 1 1 और ऑन टू वाले फंक्शंस की बात करिए उस एक्सरसाइजेस का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ सच दैट आर बिलोंग्स टू, मतलब रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा है जिसका ये फंक्शन हमें गिवन है। हमें ये प्रूव करना है कि 1 1 और ऑन टू दोनों ही नहीं है, दोनों ही कंडीशन को ये फंक्शन हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। पहले क्वेश्चन में ये शो करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में क्या है, इसमें कह रहे हैं कि हमें ये देखना है कि ये 1 1 भी है और ये क्या है हमारा ऑन टू भी है और बाइजेक्टिव भी है। तो इसमें हमें 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव ये तीनों को क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है एफ एन मतलब नेचुरल नंबर में बिलोंग करे जिस फंक्शन को इवन यानी n प्लस एन बाई टू, अगर n हमारा ऑड होगा, n बाई टू अगर n हमारा इवन होगा, तो हमें इसको बाइजेक्टिव प्रूव करना है। देखो भाई ऐसे क्वेश्चंस ना इम्पॉर्टेंट होते ही हैं, जो हमें बोला जाता है कि ये ऑड है तो ये फंक्शन यूज़ करो, ये इवन है ये फंक्शन यूज़ करो, तो ऐसे वाले केस जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर, जब हमारा ऐसा केस होता है कि n प्लस 1 बाई टू तब होगा जब वो ऑड होगा, n बाई टू तब होगा जो इवन होगा, तो प्लीज़ प्रूव करो कि ये बाइजेक्टिव है, प्रूव करो 1 1 ऑन टू है। तो ये वाली चीज़ें जो होती है इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगले में कह रहा है लेट a इक्वल r इक्वल 3 r माइनस 1 कंसिडर द फंक्शन f a कन्वर्जेस टू b डिफाइंड बाय, आपको ये फंक्शन गिवन दे रखा है, वी हैव टू प्रूव व्हाट कि 1 1 और ऑन टू है, ठीक है।
10 क्वेश्चन में भी सेम है, ये एक MCQ है आपके एक्सरसाइज का, जिसमें कह रहा है कि fx इक्वल x टू द पावर ऑफ 4, जिसमें हमें ये बताना है कि या तो ये 1 1 ऑन 2 है या तो ये 1 1 ऑन 2 नहीं है। तो भाई पता क्या चला इस पूरी वीडियो से? पहले तो चीज़ हमने चैप्टर 1 क्लियर करा अपना। चैप्टर 1 में क्या क्या कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट थे? पहली चीज़ तो हमें क्या प्रूव करनी है? हमें प्रूव करना है क्या? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, ये प्रूव करना है, पहली चीज़ नोट डाउन करो। दूसरी चीज़ हमें ये प्रूव करनी है कि ये फंक्शन हमारा 1 1 है, ये फंक्शन हमारा ऑन 2 है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। बाइजेक्टिव हो गया, सर्जेक्टिव हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, तो इन सब के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर में है क्या? सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, 1 1 ऑन 2, ये सारे जो है हमारा NCERT का पार्ट है, आप सबको पता है। ठीक है, और हमने इस चैप्टर में 1 1 और ऑन 2 और हमने कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन के जो 3 पार्ट्स है उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये तो भाई इतना ही है। अब आता है मेन, जो यहाँ तक रुके हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छी टिप ये भी है और बहुत अच्छी चीज़ अभी आगे भी है। पूछो क्या? कि यहाँ पे अभी मैं आपको जो है इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है किससे, सपोर्ट मटेरियल से, और जो एक्सपेक्टेड है कि वो आ ही सकते हैं 1 नंबर में केस स्टडी में, तो वो अभी हम करेंगे। तो अभी तक रुके हो, दैट्स वेरी गुड। जो चले गए कोई बात नहीं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये टिक मार्क लगा लो और प्लीज़ प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की। ऐसे वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, बहुत अच्छी कमांड बनेगी आपकी इस चैप्टर में, क्योंकि ये छोटा चैप्टर है, कोई छूटा नहीं है इसे। इसलिए कह रही हूँ कि प्लीज़ इसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसे इग्नोर मत करो, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो अभी ये सारे 5 क्वेश्चन उतार लिए। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट थे, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चैप्टर फर्स्ट के। ठीक है, प्लीज़ नोट डाउन इट या इसे टिक कर लो अपनी NCERT की बुक पे। आई होप वो सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे कि कितने हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे अपने NCERT के, और कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे हमारे एग्जाम के लिए। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो आपको याद रखने अपने पेपर के लिए इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो अब भाई इसमें मेन इंपॉर्टेंट है क्या? पिछली बारी क्या हुआ था 2023 बोर्ड एग्जाम्स में, एक क्वेश्चन मतलब केस स्टडी जो होती है आपकी इस चैप्टर से उठ के आई थी। अगर आप खोल के देखोगे पिछली बार का क्वेश्चन पेपर, तो उसमें एक केस स्टडी इसमें से आई थी जिसमें इन्हीं तरीके के फॉर्मूले का यूज़ हो रहा था। तो जिसने पढ़ा है वो तो कर लेगा अटैम्प्ट, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा वो तो अटैम्प्ट नहीं कर पाएगा ना। तो इसमें क्या रहा है देखो, कभी कभार क्या होता है, पूछता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए एंड सेट बी आर पी क्यू। मेरे को कोई 2 सेट गिवन दे रखे हैं, सेट ए एंड सेट बी। माइंड में अपना बनाओ कि ये सेट ए है, ये सेट बी, भाई ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, उसने बोला कि इन सेट ए में, इसमें तो पी एलिमेंट्स है, ये वाला सेट ए है जिसमें पी एलिमेंट्स है, ये वाला सेट बी है जिसमें क्यू एलिमेंट्स है। ठीक है, अब इसने बोला है कि मेरा जो एन ए है वो इक्वल पी, एन बी है इक्वल क्यू। मीन्स वही कि सेट ए में मेरे पी एलिमेंट्स है और सेट बी में मेरे क्यू एलिमेंट्स है। सेट ए में पी, सेट बी में क्यू। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि प्लीज़ मुझे ये बताइए कि नंबर ऑफ रिलेशन ए क्रॉस ए का क्या होगा। अगर हम बताते कि नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, अगर ऐसा पूछता है तो ये वाला फॉर्मूला हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इस फॉर्मूले में P हमारा क्या है, जितने एलिमेंट्स A में होंगे वो हमारे P होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये A सेट दिया है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स है, तो टोटल P कितने हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने होते हैं, ये नहीं कि 3 4 5 6 ऐसे नहीं गिनना है, कितने एलिमेंट्स है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स है तो P हमारे कितने हो गए? 3। तो भाई नंबर ऑफ रिलेशन अगर मुझे ए क्रॉस ए का पूछता है, ये ए है, मैं सिर्फ अभी ए की बात करूंगी, बी की बात नहीं करूंगी। ठीक है, तो ए क्रॉस ए कितना है? 2p का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज करना है। p इज नथिंग बट व्हाट, द एलिमेंट्स विच हैव प्रेजेंट इन ए वाले सेट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो हमारा P कहलाएगा। प्लीज़ नोट करो इस बात को, ये इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। NCERT में जो से भी इंपॉर्टेंट है वो तो है कि ठीक है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, 1 1 ऑन 2 है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट उससे ज़्यादा कहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये आपको सपोर्ट मटेरियल में मिल जाएगा पूरा, लेकिन क्या है कि कोई सपोर्ट मटेरियल खोलता नहीं है। तो प्लीज़ इन बातों को नोट डाउन करो। अगर आपने नहीं पढ़ा है सपोर्ट से तो ओके है, प्लीज़ इनको नोट डाउन करो तो वो भी कवर हो जाएगा। नहीं भी खोलोगे फिर तो भी चलेगा वो, है ना।
तो यहाँ पे a क्रॉस a में क्या कह रहे हैं, 2p का स्क्वायर। 2 हमने लिख दिया, p क्या है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन है, तो p का स्क्वायर, तो वो वहाँ से हमारा पता चल गया कि a में नंबर ऑफ रिलेशन मेरे इतने हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है अगर नंबर ऑफ रिलेशन b का पूछा जाए तो हम कहेंगे 2q का स्क्वायर। क्यों लिखा, क्योंकि q जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे b के। वही सेम बात करते हैं, अगर b की बात करते हैं वही 1 2 3, चलो यहाँ पे 4, तो 4 एलिमेंट्स है, दैट मीन्स मेरा q क्या है, 4 है। ये मेरा b सेट है, ये मेरा a था, ठीक है। तो b में अगर नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहा है तो q हमारा है कितना, q हमारा 4 है, मतलब 2 4 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर 16, तो जो आएगा वो मेरा मेन आंसर होगा। तो ये है b का नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का। लेकिन तीसरी बात ये कि अगर मुझे नंबर ऑफ रिलेशन पूछता है किसका, a क्रॉस b, मतलब इस बार उसने a का भी पूछ लिया और b का भी पूछ लिया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो a क्रॉस b हो चाहे b क्रॉस a हो, ये फिलहाल रिलेशन वाले चैप्टर के लिए इक्वल माने जाते हैं। हम मैट्रिक्स नहीं कर रहे तो हम कहेंगे कि कहीं ए बी इज़ नॉट इक्वल बी है, ऐसा सिस्टम रिलेशन वाले चैप्टर में तो नहीं है। यहाँ पे हमने बोला कि a क्रॉस b का रिलेशन बताओ या तो b क्रॉस a का रिलेशन बताओ, दोनों की बात तो सेम ही है ना। तो मैं कहूँगी ठीक है, मैंने 2 ले लिया एंड p नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे सेट a के हैं, q नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे सेट b के, तो 2 की पावर pq मेरे पास हो गया नंबर ऑफ रिलेशन मेरे a क्रॉस b के, ठीक है। सेकेंड वन कह रहा है, ये पहला इंपॉर्टेंट तो हो गया, तो जब नंबर ऑफ रिलेशन पूछेगा आपको ये फॉर्मूला यूज़ करने हैं, ये 3 फॉर्मूले। a के लिए पूछेगा तो ये वाला, b वाले सेट के लिए पूछेगा तो ये वाला, और अगर दोनों सेट के लिए पूछेगा तो ये वाला एलिमेंट आपको, मतलब ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड में बोल रहा है कि प्लीज़ मुझे बताइए कि नॉन एम्प्टी रिलेशन कितने होंगे, नॉन एम्प्टी रिलेशन हमारे होंगे कितने। मैंने बोला यहाँ पे बात करिए नंबर ऑफ रिलेशन की, ठीक है। दूसरे में अब बात कर रहे हैं नॉन एम्प्टी रिलेशन। ये नॉन एम्प्टी वर्ड हाईलाइट कीजिए कि नॉन एम्प्टी अगर रिलेशन पूछता है मुझे कि कितने नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन हैं, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि 2p का स्क्वायर तो एज इट इज़ है ही चल रहा, माइनस में 1 करने हैं, इतना फ़र्क है नॉन एम्प्टी और नंबर ऑफ रिलेशन में। अगर नंबर ऑफ रिलेशन पूछते तो 2p का स्क्वायर, देन नॉन एम्प्टी पूछते तो 2 की पावर p का स्क्वायर माइनस 1। वैसे ही नॉन एम्प्टी अगर b का पूछता है तो सेम एज इट इज़ b का तो उतारना है और माइनस का 1। वैसे ही अगर नॉन एम्प्टी रिलेशन पूछते हैं b क्रॉस a का तो 2 की पावर pq, यानी सेम ऊपर के जैसा और माइनस में 1। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पहली बात तो ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, छोटे तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं है, इन्हीं में ही सब कुछ है। क्या बोल रहा है, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शंस। अभी तक मैंने रिलेशन की बात करी, अब मैं फंक्शन में आ रही हूँ। तो मैंने बोला अगर मुझसे क्वेश्चन बोलता है कि मुझे बताओ कि नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, तो वहाँ पे मैं n टू द पावर ऑफ m यूज़ करूँगी। अब इसमें n टू द पावर ऑफ m में बोल क्या रहा है, देखो यहाँ पे कह रहे हैं मैंने 2 लिए, क्या सेट a मतलब x और यहाँ पे y लिया, ठीक है। अब ये x और y जो है नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें कोई ना कोई एक ही सही लेकिन एलिमेंट होगा ही होगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि x y अगर 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं जिसमें x में तो m है, ये वाला x का एलिमेंट है, और n किसका है, हमारा y का एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर मुझसे क्वेश्चन पूछता है कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितना है और उसने मुझे 2 सेट गिवन दे रखे हैं, तो मैं यूज़ करूँगी n टू द पावर ऑफ m, मतलब जो मेरे y में एलिमेंट है, y का जो एलिमेंट होगा अपॉन में जो x का एलिमेंट होगा वो, ठीक है। ये पिछली बारी ये फॉर्मूला यूज़ हुआ था हमारी केस स्टडी में, तो जिसने पढ़ रखा है सपोर्ट मटेरियल से घुस के पढ़ा हुआ है तो उसको तो पता चल गया, क्वेश्चन पकड़ में आ गया। ये पूछ रहा है मैंने नंबर ऑफ फंक्शंस पढ़े थे, कहीं फॉर्मूला क्या है, मैंने नंबर ऑफ रिलेशन पढ़े थे, उसका फॉर्मूला ये था। तो भाई ये पॉइंट्स केस स्टडी बने तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है ही है। आपको एमसीक्यू भी यहाँ से उठकर आ सकता है इन फॉर्मूलों से, तो प्लीज़ इन फॉर्मूलों को मत भूलना कि क्या बोल रहे। तो भाई नंबर ऑफ फंक्शंस का पता चल गया, n टू द पावर ऑफ m। n किसका एलिमेंट है, y का, हाँ y का है, और m किसका है, x का, ठीक है। तो n टू द पावर ऑफ m, ओके। थर्ड क्या कह रहा है, कह रहा है टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। अब मुझे यहाँ पे ऑन टू फंक्शन के बारे में बताना है। कह रहा ऑन टू फंक्शंस कितने हैं नंबर वाले, तो हमने बोला कि देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। तो सिग्मा
r इक्वल्स टू 1 to n -1 की पावर n माइनस आर NCR और r की पावर m। ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन आपको ये बेसिकली पता होना चाहिए कि अगर मुझसे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन पूछता है तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगी, ठीक है। अगला कह रहा है अगर मुझसे नंबर ऑफ वन फंक्शन पूछता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। ये वाला भी फॉर्मूला शायद पिछले वाली बोर्ड में यूज़ हुआ था, NPM, मतलब यहाँ पे परम्यूटेशन यूज़ हो रही है। आप इसे खोलना चाहे खोल सकते हो, इट्स डिपेंड कि आपका आंसर कितने नंबर में पूछा है। एक नंबर में पूछा है इतना लिख के आ जाओ, हो गया, एक नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, तो प्लीज़ इसे क्या करो, सिंप्लीफाई करो, इसे खोलो, उसके बाद फिर देखो कि एग्जैक्ट आंसर आ क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट कि नंबर ऑफ अगर इक्विवेलेंस रिलेशन पूछ ले या इक्विवेलेंस क्लास पूछ ले तो उसके लिए 3 इंटू में m जो है यूज़ होगा। तो दीज आर थोड़े से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं कि हाँ आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि नंबर ऑफ रिलेशन पूछ ले तो क्या होगा। नंबर ऑफ अगर पूछ ले कि नंबर ऑफ रिलेशन नॉन एम्प्टी रिलेशन वन फंक्शन का बताओ नंबर ऑफ कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हैं, वन फंक्शन कितने, इक्विवेलेंस क्लास क्या है, तो ये फॉर्मूले वहाँ पे यूज़ होंगे। प्लीज़ इसे आगे स्किप मत करना, ये इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर फर्स्ट के, तो प्लीज़ इसे नोट डाउन करो। यहाँ तक आपका चैप्टर फर्स्ट जो है पूरा हो चुका है। तो रिलेशन एंड फंक्शन में ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो थे, ये सारे फॉर्मूलेज जो थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आप क्या करो, इन सारे फॉर्मूलेज को अगर आपने देखना है कि कहाँ पे यूज़ हो रहा है, प्लीज़ अपनी सपोर्ट मटेरियल खोलिए, उसमें केस स्टडी इंपॉर्टेंट दी गई है। केस स्टडी में इन फॉर्मूलों का यूज़ होगा, इतने फॉर्मूलों का तो यूज़ हो ही रहा है उस केस स्टडी में, तो प्लीज़ प्रिपेयर होके जाना। केस स्टडी तो करना ही करना है, चैप्टर फर्स्ट की सारी केस स्टडी आपको यहाँ पे निपटा के जानी। तो चैप्टर फर्स्ट जो है यहाँ पे वो हो गया है पूरा। अब नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर सेकंड कि इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब तक इसे नोट डाउन कीजिए। सो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस का पूरा हो गया। लेट्स मूव ऑन टू दी चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोल रहे हैं भाई, इसमें देखो कुल क्वेश्चन 11 निकाले गए हैं हमारी NCERT से। आपकी 2 एक्सरसाइजेज इसमें हैं ऑलरेडी, और इतना वेटेज जो है इस चैप्टर का नहीं है। इसका हो चाहे आपका हो कि इन्वर्स हमारा जो रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर, इतना वेटेज इसमें नहीं है। लेकिन फिर भी ये सारे क्वेश्चंस को प्लीज़ प्रिपेयर कर लो, क्योंकि उनमें से ही एक जो है छप के आ सकता है। हाँ जी, छप के आ सकता है, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को कर लो अगर आपने अभी तक अपना चैप्टर 2 नहीं छू रखा है, ठीक है। तो भाई देखो, पहले वाले में तो इसने मुझे बोल रखा है कि फाइंड द वैल्यू। देखो पहला चीज़ तो नोट करो क्या, कि टू सॉल्व द क्वेश्चन फर्स्टली नो दैट वाज द डोमिनेंट रेंज ऑफ द फंक्शन इज। पहली चीज़ तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, प्लीज़ बी प्रिपेयर अबाउट दैट कि साइन की, कॉस की रेंज क्या है या उसकी डोमेन क्या है। प्लीज़ इसे हाईलाइट कर लो कि उससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको उसकी डोमेन रेंज पता होनी चाहिए। हाँ जी, अगर कोई भी मान लो कोई भी आपको बाहर से पूछ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने ट्रिग्नोमेट्री पहली बार पढ़ रहे हो यहाँ पे, तो उसका हक बनता है कि हाँ वो आपकी थोड़ी सी नॉलेज चेक करे, थोड़ा क्वेश्चन बाहर से पूछे, तो उसके लिए भी वो ये चेक करेगा कि इन्होंने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है। क्या पढ़ा है कॉन्सेप्ट? डोमेन एंड रेंज। तो आपको पहली चीज़ तो अपने माइंड में डोमेन एंड रेंज क्लियर करनी होगी कि इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज क्या है। डायग्राम आप याद ना रखो वो आपकी मर्जी है, लेकिन प्लीज़ डोमेन रेंज को सीरियस होके पढ़ लो कि डोमेन क्या है इस फंक्शन की, साइन की डोमेन क्या है, कॉस की डोमेन क्या है। प्लीज़ उसे पढ़ना, ठीक है, उसे सारा याद होना चाहिए आपको, मुंह बोली। आगे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं हमारे, कह रहा है साइन इनवर्स x इक्वल वाई। आपको इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है पहले में, ठीक है, आपको किसकी, इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। देन दूसरा कह रहा है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स √2 इज इक्वल टू, ठीक है। ये जो आगे के क्वेश्चन है, मतलब ये इतने या इससे 4 कुछ मान लो जैसे 4 क्वेश्चन है, यहाँ तक तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, आपसे सॉल्व हो भी जाएंगे। देखो मेन चीज़ है चैप्टर में पढ़नी क्या है, डोमेन रेंज बता दिया, दूसरी चीज़ क्या बताई, टेबल बता दी हमने। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 360 डिग्री तक है इस बार, आप सबको पता है, ऐसा नहीं कि 90 डिग्री तक पढ़ लो, 360 डिग्री तक पढ़ लो। तो प्लीज़ उसे पढ़ के जाना। आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे साइन पाई बोल रहा है क्या है, साइन 3π/2 बोल रहे तो उसकी वैल्यू क्या है, साइन 2π बोले तो इसके लिए क्या है। क्यों यार तुम 2π - π/6 ऐसा कर रहे हो,
ऐसा मत करो, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए अगर आपको वो चीज़ याद है, टेबल याद है, आपको मुंह बोली, तो आप क्वेश्चंस को यूँ कर सकते हो। भाई सीधी सी बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक हार्ड नहीं है। अगर आपको उसके फॉर्मूले पता है, उसकी डोमेन पता है, उसका रेंज पता है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो जैसे ये वाला है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मूला लग रहा है, क्या होता है 1 माइनस कॉस एक्स, क्या होता है बताओ भाई, क्या होता है 1 माइनस कॉस एक्स। हाँ जी, आपसे पूछ रही हूँ 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। और 1 प्लस कॉस एक्स का क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो क्या पता चला, आता है फॉर्मूला, पढ़ा है, खुद से पूछो भाई पढ़ा है हमने फॉर्मूला, नहीं पढ़ा, कब पढ़ना है भाई, बोर्ड के एग्जाम्स पास आ रहे हैं, पढ़ना तो है नहीं, है ना। ऐसे ही हो जाएगा हवा हवा में हलवा थोड़ी है मैथ्स भी बेटा प्रैक्टिस मांगता है। प्लीज़ प्रिपेयर करो इन सब चीज़ों को, टाइम नहीं है तुम्हारे पास इतना, अभी भी नहीं पढ़ा, प्लीज़ आज से लग जाओ भाई। तुम घोड़े की तरह तुम करोगे ना, तब जाके घोड़े की मेहनत भी लगती है ना। तो भाई प्लीज़ इसे भी करो, इस क्वेश्चन को तभी अटैम्प्ट कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूले मुँह ज़बानी याद है, कौन सा फॉर्मूला क्या है, कहाँ पे क्या लग रहा है, ये याद नहीं है तो ये अटैम्प्ट नहीं होगा। और अगर ये नहीं होगा, इंटीग्रेशन नहीं होगा, डेरिवेटिव नहीं होगा, भाई सारे उड़ जाएंगे दिमाग से, समझ रहे हो। हाई वेटेज वाले जो चैप्टर है वो भी ऐसे उड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वाले में भी हो गया। देन tan इनवर्स, देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। वाई, पूछो क्यों भाई, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ लग रहा है। क्या लग रहा है, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा एक एग्जाम्पल ऐसा ही सेम था, इसमें बस डिफरेंस इतना है कि देखो वहाँ पे भी ना हमने कुछ सेम ही करा था, बट यहाँ पे इन्वर्स है, वहाँ सीधा 10 था, है ना। तो कॉस बाय साइन करेंगे, मतलब अगर मैं डिवाइड कर दूँ साइन ऊपर नीचे दोनों जगह, या अगर साइन नहीं करना ऐसा करो कॉस कर देना, कॉस करोगे अगर ऊपर नीचे डिवाइड दोनों में करोगे तो आपका एक फॉर्मूला बनेगा 10 का, 10a प्लस 10a माइनस बी, ए माइनस बी क्यों, क्योंकि ऊपर माइनस है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो 10a प्लस बी वाला फॉर्मूला बनता। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसको मैं किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकती हूँ कि वो 10 के फॉर्म में आ जाए। तो अगर मेरे को साइन बाय कॉस 10 मिल जाता है तो वो 10 की फॉर्म में आ सकता है, तो मैंने यहाँ पे कॉस डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो मेरी फॉर्म बनेगी, कौन सी फॉर्म बनेगी, मेरी फॉर्म बनेगी यहाँ पे जैसे tan इनवर्स 1 माइनस का साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस हो जाएगा कॉट एक्स अपॉन में 1 प्लस में कॉट एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें और उस वाले एग्जाम्पल में जो प्रीवियस क्लास में था, फ़र्क कितना है कि वहाँ पे सीधा सीधा 10 बन रहा था तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे कॉट है। अब इसको किस तरीके से चेंज करोगे, इसको किस तरीके से चेंज करोगे, यार कॉट नहीं है यार, यहाँ पे 10 ही है, 1 माइनस 10x 1 प्लस में 10x, भाई ये तो सिंपल ही हो गया, फिर तो ज़्यादा तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये सीधे 10 की फॉर्म में आ गया। अब मैं इसे 10a माइनस बी के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकती हूँ। क्या होता है 10a माइनस बी का फॉर्मूला, 10a माइनस 10b अपॉन में, इसका मैं सही बता रही हूँ, हाँ जी सही हो रहा है। तो 10a माइनस 10b 1 प्लस में 10a 10b, वो 10a माइनस b का फॉर्मूला होता है। याद है याद या नहीं है भाई, नहीं है तो प्लीज़ रिवाइज करो, उसे खोलो, कहाँ पे लिखा है हमने फॉर्मूला, क्या बनाया फॉर्मूला चार्ट अभी तक नहीं बनाया, प्लीज़ बनाओ, प्लीज़ प्रिपेयर हो जाओ भाई अभी से बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इफ़ यू वांट कि आप 90 प्लस करो भाई, 90 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, है ना। वैसे ही सेम आप इसकी निकाल सकते हो cos 7 पाई बाई 6 को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, इसे खोलोगे तो आपका एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। देन यहाँ पे भी हमारे नंबरिंग का खेल है, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स। यहाँ पे हिंट दे दूँ, अगर आप कॉट को साइन में चेंज कर देते देन साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला बन जाएगा, जो भी टोटल आएगा साइन इनवर्स की फॉर्म में आएगा। देन साइन इनवर्स का जो थीटा होगा उसे आप tan इनवर्स में चेंज कर देना, जिससे मेरा 10 से 10 कैंसिल आउट करके मेन मेरा आंसर आ जाएगा। वर्ड में ध्यान रखो क्या बोल रही हूँ मैंने बोला इसे साइन में चेंज करो, देन साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है नहीं पढ़ा, खोलो उसे, पढ़ो उसे। साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला खोला, देन जो मेरे पास कुछ ऐसी फॉर्म में वैल्यू आएगी साइन इनवर्स देन उसका थीटा। अब इस साइन इनवर्स को मैं tan इनवर्स में चेंज, मैं इसे किस में चेंज करूँगी, tan इनवर्स में चेंज करूँगी, ताकि मेरा tan और tan कैंसिल आउट हो जाए, देन मेरे को एक फाइनल वैल्यू मिल जाए, ठीक है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला लग रहा है, 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला लग रहा है। क्या होता है 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन एक्स का क्या होता है,
cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूले भी रीड कर लो बेटा। ये सिंपल क्वेश्चंस है, हार्ड नहीं है। अगर आपको फॉर्मूले याद आप कर सकते हो इसे भी, है कि नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन भी फॉर्मूला बेस्ड है। देन आप यहाँ पे भी लेट करोगे, अगर साइन एक्स इक्वल आप साइन एक्स को लेट कर, तो देन ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे टेन इनवर्स है, मुझे साइन और कॉस की फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी फॉर्मूला बेस्ड हो गया आपका। देन अगला भी, ये क्वेश्चन भी, ये भी, ये सारे फॉर्मूले बेस्ड हैं। प्लीज़ अपने फॉर्मूले पक्के करो ताकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ आ जाए किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। अभी भी बोल रही हो, अगर नहीं आ रहा समझ में किस तरीके से सॉल्व करना चाहते हो कि इसके भी आंसर्स आपको मिले, प्लीज़ कमेंट से बताना कि हाँ हमें आंसर चाहिए इसके, हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। साथ साथ में इसको समझाओ किस तरीके से, किस स्टेप से, क्या स्टेप ले कि हमारा आंसर निकल जाए। तो प्लीज़ कमेंट्स करो और हमें बताओ, ठीक है, ताकि हम आपको उसकी भी वीडियो जल्दी जल्दी अवेलेबल करा सके, ठीक है। तो दैट इज योर चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेट्स मूव ऑन टू दी चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स एंड चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। सो नोट डाउन कीजिए इस वाले क्वेश्चंस को और प्लीज़ इसको प्रिपेयर करिए। सो हमारा चैप्टर नंबर 2 हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पूरा हो गया है। लेट्स मूव ऑन टू दी चैप्टर नंबर 3 प्लस चैप्टर नंबर 4 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा बन के आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए, ताकि अगर हमें कोई भी एमसीक्यू आ जाए तो हम उसे किस तरीके से डील करेंगे, ये मेन चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज हैं जो कि हमारे एमसीक्यूज अगर आते हैं तो उसमें ये फॉर्मूले काम आएंगे, और प्लस हमारे एग्जाम्पल्स और हमारे क्वेश्चंस कौन कौन से चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 में इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पे नोट कर रखे, ठीक है। तो फर्स्ट मूव ऑन टू द फॉर्मूला। फॉर्मूले में क्या बोले, देखो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में तो हमें पता ही होना चाहिए क्या क्या फॉर्मूला होते हैं। सिमेट्रिक कब होती है मैट्रिक, जब ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है, एंड देन स्क्यू सिमेट्रिक तब होती है जब ए इक्वल माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होगा। इस कंडीशन के ऊपर हमारे एमसीक्यूज भी बनकर आते कि मुझे बताओ कि ये अगर जीरो मैट्रिक्स है तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट हमारे एमसीक्यूज भी हैं जो आपको बुक में मिल जाएंगे। देन प्लस हमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहता है कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है 2, जिसके साथ हमें ए दे रखा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, फॉर एग्जांपल 2 मॉड्यूलस ऑफ ए, हमें कह रहे हैं हमें ये फाइंड करना है, हमें सीधा ये फाइंड करने को बोल दिया। देन बोल रहे हैं आपको 4 ऑप्शंस दे दिए, तो आप उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ 2 टू द पावर ऑफ n मॉड्यूलस ऑफ a। और यहाँ पे n क्या होगा, n होगा हमारे कि कितने नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स आपके उसमें हैं, वो आपका n, मतलब n हमारा क्या है, ऑर्डर, कि वो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, दोनों सेम होंगे, अलग अलग नहीं होगा। इस कंडीशन में हमेशा ऑर्डर आपके सेम होंगे, रो और कॉलम दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जब मॉड्यूलस ऑफ k और a पूछा जाए तो आप k टू द पावर ऑफ n a होगा, जहाँ पे k हमारा क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। सेकंड आता है अगर आपसे एडजॉइंट a का फॉर्मूला पूछ रहे तो आप बताओ कि मॉड्यूलस ऑफ a n-1, मतलब जितने ऑर्डर आपके हैं उसमें से एक आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। उसके बाद अगर कहते हैं कि आपको एडजॉइंट के साथ एक कांस्टेंट दे दे और तब पूछे कि मुझे बताओ उसकी वैल्यू क्या है, तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे k टू द पावर ऑफ n, जैसे ऊपर यूज़ हुआ, देन मॉड्यूलस ऑफ a n-1, मतलब एडजॉइंट के साथ। सोचो k और a साथ में तो हमने k टू द पावर ऑफ n ले लिया, ठीक है, k एडजॉइंट के साथ भी है, तो मैंने बोला मैं k को तो एज इट इज लिख दूंगी k टू द पावर ऑफ n। उसके बाद मुझे कह रहा है एडजॉइंट, तो मुझे पता है एडजॉइंट का फॉर्मूला पड़ा a टू द पावर ऑफ n-1, तो मैंने लिख दिया a टू द पावर ऑफ n-1। तो इन दोनों का कॉम्बो करके ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो अगर ऊपर वाला नीचे वाला दोनों फॉर्मूला याद है तो हम तीसरे वाला फॉर्मूला भी खुद से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो सही भी होना चाहिए। उसके बाद हमने ए इनवर्स का, तो नॉर्मली हमने अपने एक्सरसाइजेज में भी क्वेश्चंस करे हुए हैं कि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ ए, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ ए किस तरीके से निकालते हैं, आई होप पता होगा। उसके बाद कहता है
ए एडजॉइंट है, अगर मान लो मेरे साथ एडजॉइंट के साथ कोई भी एक वेरिएबल देता है, मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स देता है, तब मैं उसे किस तरीके से डील करूँगी, तब मैं उसे सीधा बोलूँगी कि मैं मॉड्यूलस ऑफ एन यहाँ पे लिख दूँगी। ठीक है, मैं क्या लिख दूँगी, मॉड्यूलस ऑफ ए टू द पावर ऑफ एन यहाँ पे लिख दूँगी। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि इन केस कभी भी क्वेश्चन में अलग तरीके से डील करने को आता है, कोई भी एक फॉर्म दे दी, हमें ना उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, तो उस दिमाग लगाने के लिए ये वाला फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि इनवर्स ऑफ ए एंड इनटू अगर हम ए को करते हैं तो वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के क्या होगा, इक्वल होगा। तो दिस ये एक छोटा सा है फॉर्मूला, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि कहीं भी किसी भी जगह पे घुस के आंसर्स को सॉल्व कर सकता है, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ छोटे फॉर्मूले थे जो कि हमारे नॉर्मली एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ इन फॉर्मूलों को याद कर लेना। कुछ आपके बुक में हैं, लिखे हुए हैं, कुछ आपकी बुक में नहीं लिखे हुए हैं, ये इसमें कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज भी हैं, तो प्लीज़ एक्स्ट्रा वाले फॉर्मूले को नोट डाउन करो, और अगर ऑलरेडी ये फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है आपकी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि मॉड्यूलस ऑफ ए का मतलब क्या होता है, A11 बड़ा A11, यानी ये माइनर है, ये कोफैक्टर है। मुझे उम्मीद है कि माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस भी आपको पता होगा। माइनर में क्या होता है, माइनर में आपके साइन चेंज नहीं होते, लेकिन आपके कोफैक्टर में साइन चेंज हो जाते हैं, वो भी किस में, अगर आपके पास एक इवन नंबर हो, सॉरी एक ऑड नंबर हो तो। ठीक है, ऑड नंबर होगा तो साइन चेंज होते हैं किस में, हमारे कोफैक्टर में, एंड माइनर में जैसा साइन है वैसा ही आपको साइन मिलेगा। तो मॉड्यूलस ऑफ A11 प्लस माइनर A11 प्लस कोफैक्टर ऑफ A11 प्लस माइनर ऑफ A12 कोफैक्टर ऑफ A12, देन माइनस ऑफ A13 प्लस कोफैक्टर ऑफ A13। ठीक है, ये फॉर्मूला है नॉर्मली किसका, हमारे मॉड्यूलस ऑफ A का। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि बट इफ क्वेश्चन आस्क कॉलिनियर इन एरिया ऑफ ट्रायंगल सो द फॉर्मूला वी आर यूजिंग इज दिस। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, आपसे नॉर्मली ये तो क्वेश्चन पूछ लिया, आपको एक मैट्रिक्स दे दी, उसने बोला मुझे बताओ मॉड्यूलस ऑफ ए क्या है, उसमें आपको नंबर नहीं दे रखे, आपको एमसीक्यूज के ऑप्शन में आपको दे रखे हैं ये वर्ड्स, A11 कोफैक्टर ऑफ A11, माइनर ऑफ A12 कोफैक्टर ऑफ A12, तो ये दे रखे, तब आप इसमें सीधा सीधा टिक लगा दोगे। लेकिन सेकेंड कंडीशन कह रहे कि अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको दे रखा है ऑलरेडी, और उसमें कह रहे कि कॉलिनियर बताओ क्वेश्चन में, तो उस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो उस टाइम पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनर ऑफ A11 कोफैक्टर ऑफ A21, देन माइनर ऑफ A12 कोफैक्टर ऑफ A22, देन माइनर ऑफ A13, देन कोफैक्टर ऑफ A23 इक्वल 0। तो इसमें जो भी वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला जाएगा, आप इस फॉर्मूले से इजीली वो वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब आपको बोलेगा कि हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है कॉलिनियर वाली कंडीशन में है, और तब आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेगा कि कॉलिनियर कंडीशन में अगर मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो बताओ मेरी के की वैल्यू क्या होगी, या बताओ मेरी किसी और चीज़ की वैल्यू क्या होगी, या यही बता दो कि फॉर्मूला एग्जैक्ट क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो है, ये फॉर्मूला जो है इसमें काम आता है। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स जितनी भी होती है सबको ये फॉर्मूला पता होगा, 2 टू द पावर ऑफ n। ठीक है, ये हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। n इज वर्ड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, 2x2 ऑर्डर है, 3x3 ऑर्डर है, 4x4 ऑर्डर है, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेम एज इट इज ये वाला फॉर्मूला आपके एक एमसीक्यू में यूज हो रहा है आपकी एक्सरसाइज में, तो उसे भी आप एक बारी देख लेना। ठीक है, उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल्स प्लस क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। यहाँ पे कुछ हमारे 3rd एंड 4th चैप्टर की एग्जाम्पल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, प्लस हमारे कौन से अनसॉल्व वाले क्वेश्चंस जो हैं, या बोला जाए कि जो एनसीईआरटी की बुक से जो क्वेश्चन उठाए हुए हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो दीज आर क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 21। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने चैप्टर 3 की बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स की। ठीक है, अभी डिटरमिनेंट में नहीं आया है, यहाँ पे चैप्टर 3 की बात हो रही है। तो एग्जाम्पल 11 आपको दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द केस स्टडी, बिकॉज उसमें फार्मर्स और क्रॉप्स की बात करिए अगर आप देखोगे, बहुत ही अच्छी उम्मीद होती है कि हाँ वो आपका जो है केस स्टडी बनकर आ सकता है, और ये 100% होता ही है कि केस स्टडी बनकर आ जाए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि प्लीज़ आप अपने सारे एग्जाम्पल्स को कवर करके जाओ, क्योंकि एग्जाम्पल से ही कहीं ना कहीं आपको केस स्टडी मिल सकती है।
ये नसीब पे डिपेंड करता है, बट मिलती ही है, ये तो है गारंटी कि हाँ आपको एग्जाम्पल से केस स्टडी मिल सकती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी केस स्टडी के लिए और सॉल्यूशंस के लिए, कि अगर आपको 3 नंबर 4 नंबर में वो क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम्पल 11 उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। देन सेकेंड एग्जाम्पल नंबर 19 है आपका, वो भी इम्पॉर्टेंट माना गया है, तो प्लीज़ एग्जाम्पल नंबर 19 को भी प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, और साथ में साथ आपको ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है हमारी एक्सरसाइज के। तो देखो यहाँ पे कुछ कुछ एक्सरसाइजेस लिखी हुई, कुछ कुछ नहीं लिखी। वो नहीं लिखने का रीज़न ये है क्योंकि वो एक्सरसाइजेस ईजी हैं और होप तो यही है कि भाई आपने वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा होगा। उसमें से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आप कर सकते हो। कौन से इंपॉर्टेंट है आगे की एक्सरसाइज में जिसमें आप सारे अटेम्प्ट नहीं कर सकते लेकिन कुछ अटेम्प्ट कर सकते हो, तो उसमें ये वाले क्वेश्चंस आप कर सकते हो प्रैक्टिस में। कि हमने एक्सरसाइज 3.3 ली जिसमें 7, 8, 9, 11 एंड 12 आपके यहाँ पे आ गए। प्लीज़ सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक्स वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना मत भूलना, और ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व करना मत भूलना। ठीक है, प्लस में मिसलिनियस तो वैसे कटी हुई है, डिलीटेड है ऑलरेडी, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो उसके हमारे उन वाली एक्सरसाइज से मेल खाते हैं जो हमारे सिलेबस में आ रही है। और सीबीएसई भाई झोल करती है, हमेशा ही करती है, कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा देती है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं होता, वो डिलीटेड होता है, लेकिन फिर भी हमें तो करना ही पड़ेगा ना क्योंकि नंबर चाहिए। तो इसलिए अपनी प्रैक्टिस पूरी रखो। मिसलिनियस चैप्टर 3 में से क्वेश्चन ले लो 10, 11, 13, 14, 15, ये क्वेश्चंस ही आपकी मिसलिनियस में इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर मिसलिनियस से नहीं पूछ सकता अगर पूछेगा तो। ठीक है, तो मिसलिनियस में हमने क्वेश्चन 10, 11, 13, 14 और 15 को प्रिपेयर कर लेना। तो ये इतने से क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 3 से उठाए हैं। देन अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। अब देखो एग्जाम्पल 4.2 एक्सरसाइज 4.2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा इंपॉर्टेंट है। देखो ये सारे तो एग्जाम्पल्स है, ये ईजी वाले एग्जाम्पल्स है, ये वाले है, ये वाला एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल्स है। ठीक है, उसके बाद बाकी जितने भी सारे ये सारे हमारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना, ईजी एग्जाम्पल है, EX वाला जो है वो एक्सरसाइजेज है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 में 15वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन 4.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। देन 4.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर आपका 5 इंपॉर्टेंट है। देन 4.5 वाले एक्सरसाइज में 15, 16, 17, 18 आपका इंपॉर्टेंट है। देन 4.6 में 15 और 16 इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अपनी बुक खोलो और इसे टिक लगाते रहो ताकि आपको इजीली जो है ढूंढने ना पड़े, दोबारा से वीडियो ना खोलना पड़े। प्लीज़ इससे जो है साथ साथ में टिक लगाते रहिए और इसकी प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। ठीक है, और प्लस में मिसलिनियस, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं मिसलिनियस में जो कि आपके पिछले वाले जो सिलेबस में आ रहे हैं उन एक्सरसाइज से रिलेटेड है, तो मैंने ये वाले भी जो है इंपॉर्टेंट में टिक लगा रखे हैं। क्वेश्चन 1, 7, 16, 18 एंड 19, ये लास्ट के 3 क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके MCQ होंगे लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मिसलिनियस की एक्सरसाइज, मिसलिनियस का एग्जाम्पल 33 बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कुछ है, अब आप खुद देखोगे ना, उसमें पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, आपकी जो मैट्रिक्स दी हुई है उसमें। ठीक है, आप उन्हें मल्टीप्लाई करोगे, देन फिर आपको उसे आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। तो इसलिए ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपके स्टेप्स है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारा पूरा आपको आई होप समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज़ें हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज हैं। देन आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर कोलिनियर है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, नॉर्मली मॉड्यूलस A है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। देन अगर पॉसिबल ऑर्डर में बोले जाए तो 2 to the power of n यूज़ करना है। और ये सारे एग्जाम्पल्स कुछ हैं आपके और कुछ क्वेश्चन है आपके NCERT के जो कि आपको मिल सकते हैं आपके पेपर में। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें थी सिर्फ NCERT तक की, लेकिन आपको एक्स्ट्रा में क्या करना है, एक्स्ट्रा में देखो जितने भी आपके पास सपोर्ट मटेरियल आपको मिली होगी, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हो तो मिलती ही है भाई, उनके लिए वो प्लस पॉइंट है ही है। लेकिन जो प्राइवेट के नहीं है, जिनके पास नहीं है और वो चाहते हो कि वो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, प्लीज़ किसी से सपोर्ट मटेरियल ले लो, कोई गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा हो जो कि ऑलरेडी जो है पास हो चुका है,
आप उससे लीजिए। देन अगर आप उसके पीछे देखेंगे तो आपको बहुत सारे जो है आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। वहाँ पे जाके उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एटलीस्ट जितने मॉडल पेपर आपको वहाँ पे दिए जा रहे हो उसकी प्रैक्टिस करो, ताकि आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना वो आपके क्लियर हो पाए, और कहाँ कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, एमसीक्यू को कितना टाइम देना है और बड़े वाले क्वेश्चंस को कितना टाइम देना है। वो टाइम मैनेजमेंट जो है आप पहले से डिसाइड करके रखो, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, टाइम जो है भागता रहता है। आपको अपना टाइम मैनेजमेंट खुद सेटल करना पड़ेगा कि इतना टाइम मैंने इतने क्वेश्चंस को देना है। मैंने अपना पूरा टाइम में मतलब पूरा पेपर जो है वो 1 बजे पूरा कर देना, अगर मेरी 1:30 बजे छुट्टी हो रही है तो, ताकि मैं आधा घंटा जो है वो चेकिंग को दे सकूँ, है कि नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लस में आप बाहर से भी क्वेश्चंस कीजिए। बाहर से का मतलब ये नहीं कि सब कुछ बाहर से करना है, नहीं। जो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन है प्लीज़ उसे बाहर से करो। 5-5, 4-4 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो आपको एनसीईआरटी से ही मिलेंगे, ठीक है। ऑफकोर्स आपको सबको ये भी पता होगा कि सीयूईटी यूजी के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आप इस बार सीयूईटी दें एंड रेगुलर कॉलेज में एडमिशन ले दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो प्लीज़ उसे रजिस्टर कराइए, है ना। और आगे अपना तैयारी भी रखिए सीयूईटी यूजी की, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी से बाहर इस बार कुछ भी नहीं आ रहा है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। इस बारी कोई भी डिलीटेड टॉपिक आपको अपने यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन के एग्जाम्पल्स में, मतलब एग्जाम में जो है आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ प्रिपरेशन चालू रखिए। ये हमारी चैप्टर 4 तक की वीडियो थी, आगे की वीडियो आपको मिल जाएगी। ऐसे करके हम अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सारी वीडियोज़ में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।